पेरिस 1844। वो शहर जो उस वक्त रोशनी और रोमांस का शहर नहीं बल्कि बारूद और बगावत का शहर था। पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था कार्ल मार्क्स और उनकी पत्नी जेनी को, जो अब अपना सब कुछ छोड़कर जर्मनी से भागकर पेरिस आ गए थे। उनकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में एक सपना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पेरिस में एक ऐसी मुलाकात उनका इंतजार कर रही है जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। सोचिए, अगर वो एक मुलाकात ना होती तो शायद आज कम्युनिज्म शब्द कोई नहीं जानता। अगर वो दोस्त ना मिलता तो कार्ल मार्क्स भूख से मर गए होते और उनकी किताबें रद्दी में बिक गई होती। आज के इस आखिरी भाग में हम देखेंगे मार्क्स के जीवन का सबसे काला और दर्दनाक अध्याय, लंदन की वो बदबूदार गलियां, बच्चों की मौत और उस गरीबी के बीच लिखी गई वो किताब दास कैपिटल। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपको रुला भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डिस्कवर विद निखिल पर। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे विवादित विचारक कार्ल मार्क्स की। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक अमीर घर का बिगड़ायल लड़का एक क्रांतिकारी बना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखें। लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम उस कीमत के बारे में जानेंगे जो मार्क्स ने अपने विचारों के लिए चुकाई। एक पिता के तौर पर उनकी लाचारी और एक लेखक के तौर पर उनका जुनून, सब कुछ आज सामने आएगा। तो अगर आप इतिहास की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो अभी डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए पेरिस के उस कैफे में चलते हैं जहां इतिहास बदलने वाला था। अगस्त 1844, पेरिस का एक मशहूर कैफे डे ला रेजेंस। यहाँ मार्क्स की मुलाकात एक नौजवान से हुई। उसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स मार्क्स से बिल्कुल अलग थे। मार्क्स जहाँ अस्त व्यस्त रहते थे, एंगल्स बहुत सलीके से रहते थे। एंगल्स एक बहुत अमीर टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक के बेटे थे। वो घोड़े की सवारी करते थे, अच्छी शराब पीते थे और रईसों वाली जिंदगी जीते थे। लेकिन एंगल्स के दिल में भी वही आग थी जो मार्क्स के दिल में थी। एंगल्स ने अपनी आंखों से देखा था कि फैक्ट्रियों में मजदूरों को कैसे शोषण होता है। उस कैफे में दोनों के बीच बातें शुरू हुई और आपको यकीन नहीं होगा, वो पहली मुलाकात 10 दिनों तक चली। जी हाँ, वो 10 दिन तक लगातार मिलते रहे, बहस करते रहे और चर्चा करते रहे। उन्हें एहसास हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंगल्स ने मार्क्स में वो प्रतिभा देखी जो शायद मार्क्स ने खुद भी नहीं देखी थी। एंगल्स ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, मैं दूसरा वायलिन बजाऊंगा ताकि मार्क्स लीड कर सके। इसका मतलब यह था कि एंगल्स ने तय किया कि वो पैसे कमाएंगे, नौकरी करेंगे और मार्क्स का घर चलाएंगे, ताकि मार्क्स इत्मीनान से बैठकर लिख सकें और सोच सकें। इतिहास में ऐसी दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती। बिना एंगल्स के पैसे और सपोर्ट के मार्क्स एक शब्द भी नहीं लिख पाते। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक बौद्धिक समझदारी थी, मतलब इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप थी। अब मार्क्स और एंगल्स साथ थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन सरकारें उनसे डरने लगी थी। फ्रांस ने मार्क्स को निकाल दिया। वो बेल्जियम चले गए। साल 1848 आया। यह साल यूरोप के इतिहास में बहुत खास है। पूरा यूरोप सुलग रहा था। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हर जगह राजाओं की सत्ता डगमगा रही थी। मजदूर सड़कों पर थे। इसी माहौल में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स और एंगल्स को एक काम सौंपा। उन्हें कहा गया, हमारी पार्टी के लिए एक घोषणा पत्र लिखो। मार्क्स हमेशा की तरह काम टाल रहे थे। वो परफेक्शनिस्ट थे, जल्दी कुछ लिखते नहीं थे। एंगल्स ने उन्हें डांटा और कहा, जल्दी करो। और तब रातों रात लिखी गई वो पतली सी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह सिर्फ 23 पन्नों की किताब थी, लेकिन इसके शब्द बारूद थे। इसकी शुरुआत ही रोंगटे खड़ी करने वाली थी। यूरोप में एक भूत मंडरा रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इसमें मार्क्स ने साफ साफ लिखा कि समाज का इतिहास और कुछ नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का इतिहास है, मतलब क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। एक अमीर है, एक गरीब है और इनके बीच लड़ाई तय है। उन्होंने आखिरी में वो नारा दिया जो आज भी दुनिया भर में गूंजता है, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। इस किताब के छपते ही क्रांति भड़क उठी। हालांकि यह किताब क्रांति की वजह नहीं थी, लेकिन इसने आग में घी डालने का काम किया। सरकारों को लगा कि मार्क्स ही इस फसाद की जड़ है। उन्हें बेल्जियम से गिरफ्तार करके निकाल दिया गया। वो वापस जर्मनी गए, वहाँ से भी निकाला गया। फ्रांस गए, वहाँ भी जगह नहीं मिली। अब मार्क्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी।
पूरी दुनिया ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, सिवाय एक शहर के, लंदन। 1849 में मार्क्स लंदन आ गए। उन्हें लगा था कि वो यहाँ कुछ महीने रहेंगे और फिर क्रांति हो जाएगी तो वापस जर्मनी चले जाएंगे। लेकिन वो ताउम्र लंदन में ही फंस गए। लंदन उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था, लेकिन मार्क्स के लिए यह शहर एक जेल बन गया था। वो सोहो इलाके में डीन स्ट्रीट के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे, 2 कमरे। और इन 2 कमरों में कौन कौन रहता था? मार्क्स, उनकी पत्नी जेनी और उनके 4 छोटे बच्चे और उनकी वफादार नौकरानी लेचिन। हालात इतने बदतर थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जासूस, जिसे पुलिस ने मार्क्स पर नजर रखने के लिए भेजा था, उसने अपनी रिपोर्ट में मार्क्स के घर का वर्णन लिखा है। उसने लिखा, मार्क्स का घर गंदा है, हर जगह धूल है, मेज पर टूटे हुए कप, बच्चों के खिलौने और भारी भरकम किताबें एक साथ पड़ी हैं। सिगरेट का धुआं इतना है कि आंखों में जलन होती है। बैठने के लिए कोई कुर्सी साबुत नहीं है। एक कुर्सी है जिसकी 3 टांगे हैं, उस पर मार्क्स बैठे हैं। मार्क्स के पास कोई नौकरी नहीं थी। कभी कभी वो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए आर्टिकल लिखते थे, जिसके उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। अक्सर ऐसा होता था कि घर में खाने की रोटी नहीं होती थी। लेचन और जेनी घर के बर्तन, चम्मच और यहाँ तक कि मार्क्स के कपड़े भी गिरवी रखाते थे ताकि बच्चों के लिए दूध आ सके। सोचिए, जो आदमी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदलने की बात कर रहा था, वो अपनी घर की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा था। दोस्तों, यह सुनकर दिल बैठ जाता है। एक जीनियस आदमी जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, वो खुद दाने दाने का मोहताज था, लेकिन असली दर्द गरीबी नहीं थी। मार्क्स की जिंदगी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उन्हें अंदर से तोड़कर रख देगा। हम उस दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ें, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। इतनी गहरी रिसर्च और ऐसी कहानियाँ आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डिस्कवर विद निखिल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब देखते हैं मार्क्स के जीवन का सबसे दुखद दिन। लंदन की गंदगी और गरीबी का सबसे बुरा असर मार्क्स के बच्चों पर पड़ा। उस जमाने में दवाइयाँ अच्छी नहीं थी और कुपोषण की वजह से बच्चे जल्दी बीमार पड़ते थे। मार्क्स और जेनी के कुल 7 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से 4 बचपन में ही मर गए। लेकिन सबसे गहरा घाव उन्हें तब लगा जब उनके 8 साल के बेटे एडगर की मौत हुई। मार्क्स उसे प्यार से मुश बुलाते थे। मुश उनका सबसे लाडला था। वो बहुत होशियार था और मार्क्स का साथी था। अप्रैल 1855 मुश बीमार पड़ा। मार्क्स दिन रात उसके सिरहाने बैठे रहते, लेकिन गरीबी जीत गई और दवा हार गई। मुश ने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। मार्क्स उस दिन पूरी तरह टूट गए। एंगल्स को लिखे खत में उन्होंने लिखा, मैं पहले भी दुखों से गुजरा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि असली टूटना क्या होता है। मेरा दिल मर चुका है। उस दिन घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटे के लिए एक छोटा सा ताबूत खरीदा जा सके। उनकी पत्नी जेनी, जो कभी अमीर बैरन की बेटी थी, पागलों की तरह रो रही थी। आखिरकार एक पड़ोसी ने कुछ पैसे दिए, तब जाकर उस नन्हे बच्चे को दफनाया गया। उस दिन मार्क्स ने कसम खाई, मैं इस पूंजीवादी समाज को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीना है। मैं इसे बेनकाब करके रहूंगा। मुश की मौत के बाद मार्क्स ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उनका दर्द अब गुस्से और जुनून में बदल गया था। वो रोज सुबह उठते और ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में चले जाते। वहाँ वो सुबह से शाम तक पढ़ते रहते। वो जानना चाहते थे कि आखिर यह पैसा काम कैसे करता है, क्यों अमीर बिना काम किए अमीर होता है और मजदूर काम करके भी मर जाता है। वो 10 साल तक लिखते रहे। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें लीवर की बीमारी हो गई। उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए थे। वो दर्द से कराहते थे, लेकिन लिखना नहीं छोड़ते थे। कई बार वो खड़े होकर लिखते थे क्योंकि फोड़ों की वजह से वो बैठ नहीं पाते थे। मार्क्स ने एक बार मजाक में एंगल से लिखा था, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पैसे के बारे में इतना लिखा होगा जिसके पास खुद पैसा बिल्कुल नहीं है। और आखिरकार 1867 में 16 साल की मेहनत के बाद उनकी सबसे बड़ी किताब का पहला भाग छपा, दास कैपिटल। यह किताब अर्थशास्त्र की दुनिया में एक परमाणु बम थी। इसमें मार्क्स ने वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि कैसे मालिक मजदूर की मेहनत का हिस्सा चोरी करता है, जिसे उन्होंने सरप्लस वैल्यू कहा। लेकिन जब किताब छपी तो कुछ नहीं हुआ, न बिकी न चर्चा हुई। मार्क्स को लगा कि उनकी सारी तपस्या बेकार गई। उन्हें क्या पता था कि उनके मरने के बाद यही किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बनेगी। जिंदगी के आखिरी दशक में मार्क्स बहुत अकेले हो गए थे। गरीबी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि एंगल्स अब उन्हें अच्छे पैसे भेजने लगे थे।
लेकिन शरीर और मन थक चुका था। दिसंबर 1881 में उनकी पत्नी जेनी, जो 40 साल तक हर सुख दुख में उनकी परछाई बनकर साथ रही, कैंसर से मर गई। जेनी के मरने के बाद मार्क्स ने एंगल से कहा, आज मार्क्स भी मर गया, वो बस जिंदा लाश की तरह हो गए थे। जेनी के जाने के 1 साल बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी भी मर गई। इस सदमे ने मार्क्स का काम तमाम कर दिया। 14 मार्च 1883 दोपहर का समय था। एंगल्स जब मार्क्स से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि मार्क्स अपनी आर्म चेयर पर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था वो सो रहे हों, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुके थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चुपचाप चला गया। 3 दिन बाद उन्हें लंदन के हाईगेट सिमेट्री में दफनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी शव यात्रा में सिर्फ 11 लोग शामिल थे। जी हाँ, सिर्फ 11 लोग। उस छोटी सी कब्र के पास खड़े होकर एंगल्स ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, जैसे डार्विन ने प्रकृति का कानून खोजा, वैसे ही मार्क्स ने मानव इतिहास का कानून खोजा है। उनका नाम और उनका काम सदियों तक गूंजेगा। और दोस्तों, एंगल्स की यह बात 100% सच साबित हुई। मार्क्स की मौत के समय दुनिया ने उन्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन उनकी मौत के सिर्फ 30-40 साल बाद दुनिया का 1/3 हिस्सा उनके विचारों को मान रहा था। रूस में लेनिन, चीन में माओ, क्यूबा में कास्ट्रो, भारत में भगत सिंह, सबने मार्क्स को अपना गुरु माना। आज कार्ल मार्क्स के विचार सही है गलत, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। कोई उन्हें भगवान मानता है तो कोई शैतान। लेकिन एक बात तो सच है, कार्ल मार्क्स ने हमें एक नया चश्मा दिया दुनिया को देखने का। उन्होंने हमें सिखाया, जो मेहनत करता है हक उसका होना चाहिए। एक गरीब, बीमार और दुखी इंसान जिसने लंदन के एक छोटे से कमरे में बैठकर जो शब्द लिखे, उन्होंने दुनिया के तख्त और ताज उछाल दिए। यही है विचारों की असली ताकत। दोस्तों, यह थी कहानी कार्ल मार्क्स की, एक इंसान के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक विचारक के तौर पर। उम्मीद है आपको यह 2 भागों की बायोग्राफी पसंद आई होगी। आपको मार्क्स के जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? उनका जेनी से प्यार या अपने बेटे मुश के लिए तड़प? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और महान हस्ती की कहानी ऐसी ही आसान शब्दों में लेकर आऊँ, तो उसका नाम भी कमेंट में लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अभी तक नहीं किया तो डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें और दुनिया को डिस्कवर करते रहें। धन्यवाद।